है ना। भाई आपको आपको एक्स एक्सिस के साथ एंगल मत देखो, वाई एक्सिस के साथ एंगल देखो। वाई एक्सिस के ज्यादा चिपका हुआ है कौन सा? ग्राफ वन, है ना, वाई एक्सिस के ज्यादा क्लोज है, तो इसका मतलब क्या है? एक्स एक्सिस के साथ एंगल ज्यादा बना रहा है, तो एंगल ज्यादा है तो उसका टेन थीटा भी ज्यादा होगा, तो हम बोलेंगे कि पहले वाले का यंग्स मॉडुलस दूसरे वाले से ज्यादा, है ना। अब बस सेकंड वाले में क्या पूछ रहे हैं कि स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा। देखो स्ट्रेंथ के लिए आपको क्या देखना चाहिए, जो अल्टीमेट स्ट्रेस होता है ना, अल्टीमेट स्ट्रेस, इट शुड बी हाइयर। सर मतलब पॉइंट डी। अल्टीमेट स्ट्रेस वाला पॉइंट डी, डी पॉइंट, डी पॉइंट जो ग्राफ का होता है वो हायर होना चाहिए। तो जिसका डी पॉइंट हायर है वो ज्यादा है। अब इसमें देखो क्या है, उन्होंने प्रिंट ऐसा किया हुआ है कि समझ नहीं आ रहा किसका पॉइंट डी पॉइंट हायर है ना। थोड़ा सा प्रिंटिंग का मिस्टेक की वजह से अपन इसको डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। वैसे आंसर में कौन सा दिया हुआ है, शायद टू दिया हुआ है। तो देखो जो अपन को कायदे से पता है, ग्राफ अगर किसी को बनाना है तो कैसे देना चाहिए, जैसे ये है, और एक किसी ने ग्राफ ऐसा दे दिया, है ना। तो इन दोनों ग्राफ में हम क्या बोल सकते हैं, मान लो ये ए है ये बी है, तो ए मटेरियल की ब्रेकिंग स्ट्रेस ज्यादा है, तो ए की स्ट्रेंथ भी ज्यादा है और ए का यंग्स मॉडुलस भी, है ना। और बोलिए बच्चों। 9.4 का बी, 9.4 का बी कौन सा है, वो कॉइल वाला है क्या? स्ट्रेचिंग ऑफ ए कॉइल इज डिटरमाइंड बाय इट्स शेयर मॉड्यूलस। देखो कॉइल में क्या होता है बच्चों, ये ट्रू है, दिस इज ट्रू। व्हाई इज इट ट्रू? देखो इस तरह के वाइंडिंग्स होते हैं। अब आप देखो कि जब आप इसको ऐसे स्ट्रेच करते हो ना, तो क्या होता है, ये ऐसे रोटेट होकर के एक्सपैंड करता है ना। तो रोटेट होकर के एक्सपैंड करता है, तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे इसकी जो इनर लेयर है वो आउटर लेयर के कंपैरिजन में ज्यादा डिस्प्लेस होती है। जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, वो सरफेस के पैरेलल डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लेयर्स। तो इसकी वजह से शेयर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है इसके अंदर, जो इसके अंदर जो वापस सेम पोजीशन में आने की टेंडेंसी जनरेट हो रही है, वो किसकी वजह से हो रही है? शेयर स्ट्रेस की वजह से। अपन ने ये पढ़ा था कि भाई शेयर स्ट्रेस कब डेवलप होता है, जबकि आप सरफेस के पैरेलल डायरेक्शन में फोर्स लगाओ और वो उस सरफेस का डिस्प्लेसमेंट भी किस डायरेक्शन में हो, उसके पैरेलल डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो। तो यहां पर भी जैसे अगर मैं इसको सरफेस मानूं, तो इन लेयर का डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही होता है एक्चुअली। ये इस तरह से ही तो एक्सपैंड करती है ना। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया, उसी के अराउंड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना इसका, उसी के पैरेलल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। आई वो समझ में? तो यहां पर जो स्ट्रेस रेस्पॉन्सिबल है वो कौन सा फोर्स है? दैट इज शेयर स्ट्रेस, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है? सरफेस के पैरेलल, है ना। सरफेस के पैरेलल डिस्प्लेसमेंट है तो शेयर स्ट्रेन डेवलप होगा, और शेयर स्ट्रेन से जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो कौन सा होगा? शेयर स्ट्रेस। और बोलिए जी। 9.4 के बाद अगला कौन सा डाउट है बच्चों? 9.7 सर। 9.7, 9.7 क्या है बच्चों?
9.7। देखो ये क्या है बताओ जरा, ये कौन सा वो दो ब्लॉक्स वाला है क्या? नहीं सर, वो 4 बीम के ऊपर। ओके 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 ओके। 4 identical cylindrical columns of mild steel support a big structure of mass 50,000 kg। जैसे ये 4 कॉलम्स है ना, और ये 4 कॉलम्स क्या कर रहे हैं, एक किसी बड़े स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर, है ना। ये कोई ऊपर से ऐसे और स्ट्रक्चर बड़ा जैसे अपने टेरेस पे मान लो कोई वाटर टैंक लगा हुआ, लेकिन वाटर टैंक को ऐसा टेरेस के ऊपर ही नहीं बिठा देते हैं, कोई थोड़े से पिलर लगा करके उसको। तो क्या होगा, ये पिलर्स विल गेट व्हाट, कंप्रेस अंडर दिस लोड, कंप्रेसिव स्ट्रेन और कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा इनके अंदर, है ना बेटे। तो अब इसका पूरा वेट कितना दिया हुआ है हमको, 50,000 किलोग्राम। तो क्या होगा, एक पिलर पे 1/4 वेट आ रहा होगा, तो बाई 4 कर देते हैं और मल्टीप्लाइड बाई जी कर देंगे, है ना। तो 5/4 मतलब 1.25 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन, इतना फोर्स आ गया ऑन ईच पिलर, है ना। अच्छा, अब क्या है देखो बच्चों, मेरी आवाज आ रही है ना, जो लोग ऑनलाइन कनेक्टेड है? हाँ हाँ सर। सर। ओके, तो देखिए क्या है ये ऐसा। अब कैलकुलेट द कंप्रेशनल स्ट्रेन, मतलब डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखो वाई डेल्टा एल बाई एल बराबर होता है किसके, एफ बाई ए के। वाई डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू एफ बाई ए। तो क्या आ जाएगा बेटे, डेल्टा एल बाई एल हमें पता लगाना है, दैट इज एफ बाई ए इंटू वाई। एफ की वैल्यू लिख दो 1.25 इंटू 10⁻⁵। एरिया के बारे में क्या दिया हुआ है, इनर रेडियस 30 सेंटीमीटर एंड आउटर रेडियस 60 सेंटीमीटर। तो देखो ये जो कॉलम है ना, ये हॉलो टाइप के बनाए हुए हैं उन्होंने। पावर कट होने के बाद भी कुछ नहीं। मेरा मोबाइल डेटा से पढ़ा रहा हूँ। तो मेरा सेट कर दो। हाँ अच्छा अच्छा, 4G वाला है इसमें है? हाँ, कैसे करोगे? तो बस आपको ये करना है मेरे ख्याल से। अच्छा, आ गई नहीं तो लगे, फिर मोबाइल डेटा मैं ऑन कर देता हूँ। है ना, तो इसमें क्या होगा? ये आपका पर्सनल हॉटस्पॉट है ना, हाँ तो पर्सनल हॉटस्पॉट ऑन कर दिया अपन ने। ठीक है, तो वो चलना शुरू हो जाएगा। नहीं, अब फिर आप मोबाइल से ही पढ़ा दो, मोबाइल, रिकॉर्डिंग होगा। रिकॉर्डिंग के लिए किसी बच्चे को बोल दूंगा, हाँ ऐसा है ना, ऐसा कर सकते। ठीक है। जरूरत पड़ेगी तो फिर मैं फोन। हाँ बेटे, तो क्या है, ज्यादा ना लगे और
रिसोर्सेस का बेस्ट यूटिलाइजेशन करवाना ही इंजीनियर का काम होता है बेटे, चाहे वो कंप्यूटर इंजीनियर हो, चाहे वो सिविल इंजीनियर हो, चाहे मैकेनिक, कोई भी इंजीनियर। कंप्यूटर में आप शायद डेटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिथम इस तरह की चीजें पढ़ते हैं ना, तो उसमें क्या है, डेटा स्ट्रक्चर्स क्यों पढ़ते हैं अपन? इसलिए पढ़ते हैं कि हमें सर्टेन अमाउंट ऑफ डेटा को लेट्स से रैम में स्टोर करना है ना, और मेमोरी उस डेटा को एक्सेस करेगी। तो वी वांट 2-3 थिंग्स। माय डेटा स्ट्रक्चर शुड बी सच दैट दे ऑक्यूपाई लीस्ट अमाउंट ऑफ स्पेस इन द कंप्यूटर, एंड व्हाइल एक्सेसिंग द डेटा, एक्सेसिंग में टाइम ना लगे हमको, है ना। उसी तरह से जैसे कोई भी कंप्यूटर की एल्गोरिथम अपन पढ़ते हैं, जैसे शायद आप आगे जाकर के पढ़ोगे, कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा, सॉर्टिंग एल्गोरिथम, सर्चिंग एल्गोरिथम, क्विक सॉर्ट, बबल सॉर्ट, ये बहुत सारी। तो उसमें क्या होता है कि हम हमेशा दो चीज पे ध्यान देते हैं, मतलब इसकी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब जैसे जैसे डेटा साइज बढ़ता है, ये एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट होने में कितना टाइम लेती है सर लाइक ना। मतलब ज्यादा बाइट्स लेती है वैसे ना? मतलब नहीं नहीं, टाइम, सीपीयू के साइकिल्स, है ना। जैसे अपन सीपीयू खरीदते हैं मोबाइल आजकल, तो तुमने मोबाइल का स्पेसिफिकेशन 2.4 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है उसके अंदर। 2.4 गीगाहर्ट्ज का मतलब क्या है? 2.4 इंटू 10⁻⁹ साइकिल पर सेकंड, इतनी वो प्रोसेस कर सकता। अब आपको मान लो क्या है, आपने कोई किसी भी चीज की कोई एल्गोरिथम बनाई जो कि क्या करती है, सपोज एक्स नंबर ऑफ साइकिल लेती है, तो उसके हिसाब से वो काम पूरा होने में कितना टाइम लगेगा ये डिसाइड होगा ना। जैसे क्या होता है, कई बार हम एक काम करने के लिए दो एप्लीकेशंस अपने मोबाइल में होती है, हम बोलते हैं यार ये एप्लीकेशन स्लो है, एक एप्लीकेशन फास्ट है। देखो मोबाइल तो दोनों के पास सेम है, प्रोसेसर दोनों के पास सेम है, रैम जो मेमोरी अवेलेबल है रैम वो दोनों के पास सेम है, एक स्लो एक फास्ट क्यों? जिसने फास्ट ऐप बनाई है उसने प्रोग्रामिंग करते समय इन सब चीजों का ध्यान ज्यादा रखा है कि मैं ऐसी एल्गोरिथम्स लगाई हैं उसने ताकि वो एल्गोरिथम्स कंप्लीट होने में टाइम कम लें, मेमोरी कम स्पेस ऑक्यूपाई करें। इज अ बेटर इंजीनियर, राइट। तो क्या है, हाँ ऐसा नहीं है कि उसको मतलब क्या इतना कम स्पेस में काम कर दे कि काम ही गलत हो जाए। देखो सबसे किसी भी एल्गोरिथम, ये आगे तुम सीखोगे कि जब भी कोई एल्गोरिथम की डिजाइन की जाती है तो ऑब्वियसली स्पीड इज इंपॉर्टेंट, ये कम डेटा ऑक्यूपाई करे ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वो काम सही करे, जिसके लिए वो बनाया है वो काम तो सही करे, बाकी सब चीज फिर उसके बाद सेकेंडरी। हाँ तो ये तो जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि ये पिलर टूट जाए, टैंक गिर जाए तुम्हारा, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। लेकिन काम भी सही कर जाए और मटेरियल भी बच जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो इन्होंने वो थोड़ा दिमाग लगाया, इन्होंने क्या किया, हॉलो बना दिया उसको। तो हॉलो बना दिया तो अभी एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, तो पाई इंटू 0.6 का स्क्वायर माइनस 0.3 का स्क्वायर। ये डायमीटर दी हुई है, रेडियस दी हुई है, रेडियस ही दी हुई है ना। हाँ तो बस फिर समझ में आई बात बच्चों। ये एरिया यूज करना है आपको यहाँ पे, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू यूज करनी है, सीमेंट का टेबल में देख करके देख। किसका दिया हुआ है? स्टील का दिया हुआ है, तो स्टील वाला यूज करें। किस मीटर में? हाँ मीटर में मैंने कर दिया ना, 60 सेंटीमीटर था तो मैंने 0.6 मीटर कर दिया उसको, है ना। और बोलिए बच्चों, 9.7 के बाद क्या है? 9.13। 9.13 काफी लोग पूछ रहे हैं भाई क्या है। What is the density of water at a depth where pressure is 80 atmosphere given that its density at the surface is इतना? देखो एक तो जो इन्होंने 1.03 इंटू 10⁻³ लिखा हुआ है वो, उसमें करेक्शन कर लेना, है ना। डेंसिटी एट द सरफेस उन्होंने क्या लिख दिया हुआ है, 1.03 इंटू 103। वो जो बाद वाला 103 है वो 10⁻³ है बच्चों, और 103 नहीं है।
तो देखो डेंसिटी हमें दिया हुआ है 1.03 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। किस प्रेशर पे? जब प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, है ना। और ये बोल रहे हैं कि हम कुछ डेप्थ पे गए, डेप्थ के साथ प्रेशर बढ़ता ही है, वहां पे प्रेशर हो जाता है कितना? 80 एटमॉस्फेयर। तो वहां पर डेंसिटी क्या हो जाएगी ये हमें पता करना, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चों, हमें इंक्रीज इन प्रेशर पता है और बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर की वैल्यू हम देख लेंगे। उसकी मदद से मैं फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पता लगा लूंगा और फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम से फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी पता चल जाएगा, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बाई वी, या माइनस डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू कितना? डेल्टा पी बाई बल्क मॉड्यूलस, है ना। ये बात समझ में आती है? डेल्टा पी को कितना लिखते हैं बच्चों? 79 एटमॉस्फेयर इंटू 1.01 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर। ये 2 इंटू 10⁹ होता है शायद, देखो तो कितना होता है बेटे? 2.2 इंटू 10⁹ 10⁹ ऐसा, है ना। अच्छा एक बात और हम लिख सकते हैं क्या? मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लें तो ln m इज इक्वल टू ln ऑफ डेंसिटी प्लस ln ऑफ वॉल्यूम। और इसको आप क्या करो, डिफरेंशियल चेंज कंसिडर कर लो। तो ln m का डिफरेंशियल 1/m इंटू dm, ये हो जाएगा 1/ρ मल्टीप्लाइड बाई डी रो, ये हो जाएगा 1/v मल्टीप्लाइड बाई डी, है ना। अब मास थोड़ी चेंज होता है, मास तो उतना ही रहता है। तो एक तरीके से हमने क्या किया, पूरे को प्रेशर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। प्रेशर बढ़ रहा है तो क्या मास बढ़ेगा? मास तो उतना ही रहेगा। डेंसिटी कितनी बढ़ रही है, वॉल्यूम कितना बढ़ रहा है प्रेशर के साथ, और मास कितना बढ़ रहा है प्रेशर के साथ। नाउ dm बाई dp इज 0, मास नहीं चेंज होगा प्रेशर के साथ। और जो dp बचेगा उसको अपन LHS में ले जाकर के 0 कर देंगे, तो RHS में क्या आ जाएगा? d रो डिवाइडेड बाई रो प्लस dv डिवाइडेड बाई v। तो हमारे पास क्या आ गया बेटे? हमारे पास ये आ गया कि माइनस dv बाई v इज इक्वल टू डी रो बाई माइनस dv बाई d इज इक्वल टू कितना? डी रो बाई, ठीक है। अब क्या है बच्चों, तो ये रहा माइनस dv बाई v, इसकी जगह डी रो बाई रो लिख दे। डी रो क्या बता रहा है? चेंज इन डेंसिटी। रो क्या है? ओरिजिनल डेंसिटी जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे थी। तो हमारे पास आ जाएगा डी रो बाई रो इज इक्वल टू कितना? ये पूरा, है ना। चलो इसको करेंगे अभी अपन, हम 79 इंटू 1 ही मान लो इसको तो, और इसको 22 कर लेते हैं तो ये 10⁸ हो जाएगा। तो 10⁻³ डिवाइडेड बाय कितना? तो डेंसिटी में चेंज कितना आ जाएगा? 79 इंटू 10⁻³ इंटू 1.01
03 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई कितना बेटे 22, है ना। अब यहां इसको लगभग 80 लिख देते हैं अपन। क्यों भाई, वो भी 1.01 था, ये भी 1.03 है, तो इसको भी थोड़ा बढ़ा दो विचार, सबको कम ही कम किए जा रहे हैं। तो अप्रोक्सीमेशन में संतुलन बनाए रखें, कुछ चीज बढ़ा रहे हो तो कुछ को कम कर दो। तो ये क्या हो जाएगा 40/11 इंटू 10⁻³ तो कितना आ गया ये 3 हाँ वो तो कट जाएगा सर ये 3.6363 होगा। 3.63 ऐसा आ जाए हाँ सर 636363 केजी पर मीटर, है ना। हमसे क्या पूछा था, चेंज इन डेंसिटी पूछा था या नई डेंसिटी पूछा था। नई डेंसिटी। फाइंड द डेंसिटी एट दैट डेप्थ, है ना। तो ओरिजिनल डेंसिटी जो क्या है उसमें ये वाली चीज ऐड कर दें अपन, क्यों बच्चों। तो ओरिजिनल डेंसिटी हमारी, तो न्यू डेंसिटी क्या हो जाएगी, ओल्ड डेंसिटी दैट इज 1.03 इंटू 10⁻³ प्लस कितना 3.63। देखो 3.63 को हम क्या लिख दें 0.00363 इंटू 10⁻³ है ना। तो 10⁻³ कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.03363 इंटू 10⁻²। और इसको आप अप्रोक्सीमेट कर दो, मतलब क्योंकि यहाँ पे 6 आ रहा है तो इसको 3 की जगह अपन क्या लिख दें 4 लिख दें, 034 इंटू 10⁻³ ऐसा, है ना। ऐसा आंसर भाई, अप्रोक्सीमेशन ऐसे करते हैं ना हम। कैसे, जैसे मान लो आपके पास आया है 1.037 और कोई आपसे कहे कि अप्रोक्सीमेट इट टू अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो ये कितना हो जाएगा 1.04। और अगर आपके पास लिखा होता 1.032 तो इसको सर क्या तो लिख देते हैं, 1.03 इसको 1.03 लिख देते, है ना। आप कुछ बच्चे ऐसे होते हैं पूछेंगे सर 1.035 होगा तो क्या करें, सर फिर 4 कर देंगे। 1.04 कर देंगे। और अगर 1.025 होगा तो 1.02 1.025 होगा तो इसको 1.02 ही लिखोगे। क्या होता है, अगर मान लो जिस डिजिट को आपको ड्रॉप करना है, रूल क्या है, जिस डिजिट को आपको ड्रॉप करना है अगर वो डिजिट 5 से बड़ी है तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसको 1 बढ़ा दो। अगर जिस डिजिट को ड्रॉप करना है वो 5 से छोटी है तो प्रीसीडिंग डिजिट को 1 कम कर दो। अगर जिस डिजिट को ड्रॉप करना है वो एग्जैक्टली 5 है तो क्या करेंगे, अगर सर बढ़ा देंगे। प्रीसीडिंग डिजिट ऑड है तो बढ़ा देंगे, इवन है तो नहीं, ऐसे ही रख, घटाएंगे नहीं, ऐसा ही रहना देंगे, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब ऑड इवन का इसलिए करते हैं वो प्रोबेबिलिटी पे आधारित होता है उनका कौन। हाँ हाँ मीन लेंगे तो भाई क्या है, उन्होंने कहा कि यार देखो क्या होगा, आप जो भी कैलकुलेशंस कर रहे हो उसमें कुछ डिजिट्स इवन कुछ ऑड रहेंगे, तो आपके लिए क्या है मतलब एरर एरर इन अप्रोक्सीमेशन जो है वो कम आएगा, एवरेजिंग आउट हो जाएगी। एरर इन अप्रोक्सीमेशन का क्या होगा, एवरेजिंग आउट हो जाएगा। और बोलिए भी। हाँ उससे भी आएगा, उससे भी आएगा, थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि उसमें क्या है देखो, ऑब्वियसली क्योंकि क्या है देखो, ये ऐसे बोल रहे हैं कि सर हम क्या करते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम तो अपने को पता चल गया, व्हाट इज करस्पॉन्डिंग चेंज इन डेंसिटी। तो नई डेंसिटी को हम क्या लिख दें, पुराना मास डिवाइडेड बाय नया वॉल्यूम, नए वॉल्यूम को क्या लिख देंगे v प्लस डेल्टा v। और क्या है यहां से v कॉमन ले लेते हैं, v कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा 1 प्लस
डेल्टा वी बाई, और डेल्टा वी बाई वी की जो वैल्यू होगी, मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, तो पुरानी डेंसिटी हो जाएगी, दिस इज योर ओल्ड डेंसिटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस डेल्टा वी. व्हाट इज डेल्टा वी बाई वी? माइनस डेल्टा पी बाई बल्क मॉडुलस. तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा पी बाई बल्क मॉड्यूलस. ऐसे भी कर सकते हो, है ना. मतलब ये क्या है, ये थोड़ा सा नीट एंड क्लीन टाइप का मेथड है, ज्यादा साफ सुथरा है, बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित है ना. लेकिन इसमें क्या है, ये वाली टेक्निक, क्योंकि ये तो तुम्हें आता है, ऐसा तो तुम करोगे ही. ये मैंने इसलिए बताया है कि ये चीज भी सीखनी है आपको. ये वाली चीज आपको जल्दी रिजल्ट कब देती है, कोई ये आप ऐसे सोचो कि चलो यहाँ पे तो इन्होंने चेंज इन डेंसिटी पूछ लिया. अगर मान लो आपसे ये परसेंटेज चेंज इन डेंसिटी पूछते, तो ये वाला मेथड ने अपने को एक बड़ी शानदार चीज बताई है ना, कि वॉल्यूम अगर 1% कम हो रहा है तो डेंसिटी लगभग 1% बढ़ जाएगी. क्यों? ऑफ कोर्स ये मेथड जो है वो ये ज्यादा बड़े चेंज के लिए नहीं लगा सकते आप. ऐसा नहीं बोल सकते कि वॉल्यूम 20% कम हो गया तो डेंसिटी 20% बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि यहां पर हमने डिफरेंशिएशन किया है. डिफरेंशिएशन में छोटा चेंजेस के लिए अपन बात करते हैं. dy बाई dx के जो जितने भी फॉर्मूले हैं वो क्या अज्यूम करते हैं, dx एंड dy आर टेंडिंग टू 0. लेकिन ये बात हमें इस केस में पता थी कि डिफरेंशिएशन वाला मेथड इसलिए काम करेगा क्योंकि आप ये देखो ना, डी रो बाई रो कितना आ रहा है, ये लगभग 3.3 इंटू 10⁻³ टाइप का आ रहा है. तो परसेंटेज चेंज भी अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा, 3.3 इंटू 10⁻⁻1, मतलब 0.33% का चेंज आ रहा है. 0.33% का चेंज इज अ वेरी स्मॉल चेंज. नहीं, मतलब प्रेशर को आप 100 के अमाउंट से बढ़ाते हो तो ये कितना होगा, कम अमाउंट से चेंज है ना. मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम अगर आपका 100 था तो कितना बढ़ जाएगा, कि वॉल्यूम कितना कम हो जाएगा, 0.33 कम हो जाएगा. नहीं, और बोलिए भाई, ये कौन सा था बेटे, 9.15 था क्या ये, 9.13. और बोलो उसके बाद क्या डाउट है, 19 क्या है बेटे, 18. देखो 18 में क्या बोल रहे हैं, अ रॉड ऑफ लेंथ 1.05 मीटर having negligible mass is supported at its ends by 2 wires, steel wire A, aluminum wire B, of equal lengths as shown in the figure. The cross sectional area is itna. At what point along the rod should a mass be suspended in order to produce equal stresses and equal strain in both steel and aluminum wires? भाई देखिए बात क्या है, मान लो यहां पर जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो F1 डेवलप हुआ यहाँ पे, F2, और हमने कुछ x लेंथ पर वो मास सस्पेंड किया. वो कितना है, दैट इज mg. x लेंथ पे मास सस्पेंड किया, वो मास कितना है, mg. अब देखो भाई क्या है, रॉड का मास नेग्लिजिबल है. रॉड का मास कैसा है, अब एक कॉन्सेप्ट होता है क्या, मोमेंट ऑफ ए फोर्स. क्या, मोमेंट ऑफ ए फोर्स या टॉर्क ऑफ ए फोर्स, जो एक ग्रेविटेशन में भी उन्होंने बताया था, रोटेटिंग एक्शन ऑफ ए फोर्स.
तो अब देखिए ये इस रॉड पे 3 फोर्स लग रहे हैं, हम क्या करें, इस पॉइंट के अबाउट इसके रोटेशन की बात करते हैं। तो इसी फोर्स का टॉर्क तो 0 आ जाएगा, है ना। जिस पॉइंट के अबाउट आप बॉडी का रोटेशन करवाना चाहते हो, उसी पॉइंट पे जो फोर्स लगाएगा वो तो कोई रोटेशन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, है ना। जैसे ये फैन है, फैन की अगर अपन एक्सिस पे ही फोर्स लगाएं उसके, तो वो फैन थोड़ी रोटेट हो जाएगा। या ये डोर है, डोर की बिल्कुल एक्सिस पे ही आप फोर्स लगाने लगे तो ये डोर रोटेट नहीं। एक्सिस से जितना दूर लगाओगे उतने कम फोर्स से अपन इसको रोटेट कर सकते, इसीलिए हैंडल जो है वो सबसे एक्सिस से सबसे दूर बनाते हैं, नहीं एक्सिस के पास बनाएंगे तो ज्यादा एफर्ट। अब क्या है देखो, तो हमें इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 करना है। mg का टॉर्क तो 0 आ गया। ये जो F1 फोर्स है वो रॉड को ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है ना। ये रॉड ऐसे हैंग कर रही है, यहां से आपने पकड़ा हुआ है, इधर फोर्स लगाओगे ऊपर, तो ये आपकी तरफ से देखने से ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और अगर इधर फोर्स लगाऊंगा मैं तो किधर रोटेट कर रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब ये वाला फोर्स किधर रोटेशन करना चाह रहा है इसका, क्लॉकवाइज, और ये वाला फोर्स एंटी क्लॉकवाइज, है ना। ये क्लॉकवाइज, ये वाला। अब क्या है देखो, ये x है, ये लेंथ कितनी हो गई, l माइनस एक्स, तो आ जाएगा F1 इंटू एक्स बराबर है किसके, F2 इंटू एल माइनस एक्स। ये ऐसा आ जाए, क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो बना रहना चाहिए ना, तभी तो इक्विलिब्रियम बना रहेगा। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी क्या होगा, इसमें इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड रहेगा, ठीक है। फोर्स तो बराबर होने ही चाहिए, F1 प्लस F2 तो mg के बराबर होना ही चाहिए, लेकिन साथ में ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, है ना। ये बात समझ में आती है। तो F1 और F2 का रेशो कितना होना चाहिए बेटे, x अपॉन एल माइनस एक्स अपॉन एक्स। ये रेशियो F1 और F2 का होना चाहिए। देखो पहले पार्ट में क्या बोल रहे हैं, ये पहले पार्ट में बोल रहे हैं कि स्ट्रेस बराबर आना चाहिए, है ना। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो ऑल्सो फॉर F1 बाई A1 शुड बी इक्वल टू F2 बाई A2 फॉर इक्वल स्ट्रेसेस, पार्ट ए के लिए। इसका मतलब F1 बाई F2 की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, A1 बाई A2 के बराबर। एंड व्हाट इज A1 बाई A2, वायर ए का एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, वायर 2 का एरिया 2 मिलीमीटर स्क्वायर, तो 1:2 का रेशो है। तो F1 बाई F2 का रेशो क्या हो गया, 1:2। इसको उधर पुट कर दें तो 1/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L माइनस एक्स अपॉन एक्स। तो इसका मतलब x की वैल्यू 2L/3 रखते हैं। x कितना हो जाना चाहिए, x इक्वल टू 2L माइनस 2x, 3x इक्वल टू कितना 2L, x कितना आ जाएगा 2L/3। L तो हमें दिया हुआ है ना बच्चा, टोटल लेंथ तो 1.05 मीटर दी हुई है, तो 2/3 इंटू 1.05, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 0.35, तो 0 पॉइंट कितना 75 मीटर।
हाँ बेटे, किधर बोल रहे हो? सर ये वाला? सर यहाँ पे A1 और A2 क्या है? 0.7 इतनी दूरी पर आपको लगाना पड़ेगा। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेन सेम आए दोनों में, है ना। अब देखो क्या होता है फॉर पार्ट बी, अगर अपन बात करें बी पार्ट के लिए, डेल्टा L1 बाई L1 बराबर होना चाहिए किसके, डेल्टा L2 बाई F बाई A इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, है ना। अब हम स्ट्रेन को क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। तो ये हो जाएगा F1 बाई A1 Y1, और ये बराबर होना चाहिए किसके, A2। तो F1 बाई F2 की वैल्यू क्या हो गई, A1 बाई A2 इंटू Y1 बाई, अब A1 बाई A2 1/2 हो जाएगा ना, 1 मिलीमीटर स्क्वायर, और दूसरा क्या है 2 मिलीमीटर स्क्वायर, है ना। और ये यंग्स मॉडुलस क्या है दोनों वायर्स के, इधर वाला लेफ्ट वाला क्या दिया हुआ है स्टील, और राइट वाला क्या दिया हुआ है एल्यूमिनियम। स्टील का तो 2 इंटू 10 की पावर 11 होता है, और एल्यूमिनियम का क्या होता है वो देख लेते हैं, 7 इंटू 10 की पावर 10 ऐसा होता है क्या, हाँ। तो 0.7 इंटू 10 की पावर ऐसा लगेगा, है ना। तो ये कैंसिल होता है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/7। F1/F2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 10/7। अच्छा, ये इक्वेशन तो अभी भी एप्लीकेबल होनी चाहिए, इक्वल रोटेशन तो अभी भी हम चाहेंगे कि नहीं हो, तो इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दो। 10/7 इज इक्वल टू कितना, L माइनस एक्स बाई एक्स। तो x की वैल्यू आ जाएगी 7L/17, है ना। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 7L/7, मतलब L को सब्स्टिट्यूट करके पता लगा सकते हैं, है ना। समझ में आती है मैम, और बोलिए बच्चों। 19। हाँ बच्चों, ये समझ में आ गया सबको, रब कर दें इसे। सर मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है, ट्विस्टिंग एक्शन ऑफ अ फोर्स, हाउ मच रोटेशन कैन अ पर्टिकुलर फोर्स प्रोड्यूस इन अ बॉडी, मतलब वो एंगुलर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज होता है। R क्रॉस F लिखें उसको, ये फॉर्मूला किसका होता है मोमेंट ऑफ अ फोर्स का, और ये किसके बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसे फोर्स का क्या काम होता है बेटे, लीनियर मोमेंटम को चेंज करना, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। उसी तरह से टॉर्क का क्या काम होता है एंगुलर मोमेंटम को चेंज, ठीक है। तो अगर मैं फोर्स का मोमेंट निकालता हूं तो मेरे को क्या पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलर फोर्स किस रेट से एंगुलर मोमेंटम को चेंज कर सकता है। एंगुलर मोमेंटम को चेंज करने का मतलब क्या है, एक बॉडी अगर रोटेटरी मोशन कर रही, रोटेशनल मोशन कर रही, तो उस रोटेशनल मोशन की स्टेट में कितना फास्ट या कितना स्लो चेंज ये लेकर के आ सकता है। जिस फोर्स का टॉर्क ज्यादा है वो क्या कर पाएगा, रोटेशनल मोशन की स्टेट को जल्दी चेंज करता है ना।
देखो इट इज पॉसिबल कि क्या है, टोटल फोर्स 0 लगे लेकिन टोटल टॉर्क 0 ना हो। कैसे देखो, जैसे मान लो कि ये एक कोई डोर है, या तुम एक कार का स्टीयरिंग कंसीडर कर, है ना, ये कुछ ऐसा उसका स्टीयरिंग व्हील। अब हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे पकड़ा हुआ उसको, एक तरफ से हमने आगे फोर्स लगाया, एक तरफ से पीछे फोर्स, एक तरफ से फोर्स लगाया है आगे, एक तरफ से फोर्स लगाया है पीछे, तो ये स्टीयरिंग किस डायरेक्शन में रोटेट होगा, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। लेकिन हमने नेट फोर्स कितना लगाया, मान लो दोनों फोर्स बराबर मैग्नीट्यूड के लगाए मैंने, तो नेट फोर्स अप्लाइड बाय मी इज 0, बट नेट टॉर्क इज नॉन जीरो। मतलब जो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं वो इसकी ट्रांसलेशनल मोशन, मतलब लीनियर मोमेंटम को कोई चेंज करने का प्रयास नहीं कर रहा है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम को चेंज करने की कोशिश, है ना। मतलब मैं ऐसे थोड़ी के दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लगा देता तो क्या होता, उखाड़ना थोड़ी है अपने को, हमें तो बस उसको रोटेट करना, ठीक है। तो देखो क्या है, कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं जो कि फोर्स, नेट फोर्स 0 है लेकिन नेट टॉर्क नॉन जीरो है। कभी कभी ऐसा होता है कि नेट फोर्स नॉन जीरो है बट नेट टॉर्क इज 0, है ना। तो अगर आप R क्रॉस F करते हो तो ये आपको क्या बताता है, उस फोर्स की, वो फोर्स एंगुलर मोमेंटम को किस रेट से चेंज करने की क्षमता रखता है ना। हर फोर्स एंगुलर मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकता। हर फोर्स क्या काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर सकता है, क्या हर फोर्स काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर सकता है। अपन ने इस सर्कुलर मोशन में वर्टिकल सर्कल में पढ़ा था ना, स्ट्रिंग के फोर्स का वर्क डन कितना आता है, 0 आता है कि नहीं आता। वर्क डन बाय स्ट्रिंग फोर्स इन सर्कुलर मोशन, इट इज 0। फोर्स तो है लेकिन वर्क 0 है। वर्क 0 का मतलब काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर नहीं सकता वो, है ना। तो देखो फोर्स तो एक ही है, लेकिन लोगों ने कहा कि यार देखो फोर्स ठीक है, न्यूटन ने बताया फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, फोर्स का काम क्या है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना, है ना। तो ठीक है, ये तो सच है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन लोगों ने कहा यार ये मतलब इट इज टू सिंपल अ थिंग, मतलब एक्चुअल में जो मशीन्स हम जिनके साथ डील करते हैं उनका मोशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का है। तो मतलब उसमें थोड़ा और डीप में जाते हैं अपन, तो एक्सेलरेशन तो कई तरह से जनरेट हो जाएगा ना। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे और डायरेक्शन बदल जाए, उसको भी हम क्या बोल देंगे, एक्सेलरेशन, है ना। लेकिन कभी कभी क्या है, आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो उस केस में मैं क्या निकालना, मेरे को फोर्स तो नॉन जीरो है, एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर रहा। तो आपने कहा कि यार फोर्स की काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने की जो कैपेसिटी है वो आपको वर्क से पता चल जाएगी। फोर्स का क्या निकालो, वर्क। फोर्स का क्या निकालो, वर्क। F.ds करके इंटीग्रेशन करो। उसी तरह से फोर्स की रोटेशनल मोशन चेंज करने की क्षमता कैसे पता चलेगी, टॉर्क, है ना। जैसे आप ध्यान दो बेटे कि अगर हम F1 प्लस F2 को mg रख दें तो वो इस रॉड को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए सफिशिएंट नहीं है। उनका रेशो इतना होना चाहिए, L माइनस एक्स अपॉन एक्स के बराबर भी होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इधर तो मैंने 0 फोर्स लगा दिया और इधर mg लगा दिया और आपको यार नेट फोर्स 0 तो है, ऊपर भी mg लग रहा है नीचे भी mg लग रहा है, क्या ये रुका रहेगा, क्या ऐसे किधर रोटेट हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। तो यू विल हैव टू मेंटेन दिस रेशियो आल्सो, L माइनस एक्स अपॉन एक्स, दोनों को बराबर रखने पे भी काम नहीं चलेगा।
अगर डिस्टेंसेस अलग अलग हैं तो फोर्स को भी आपको अलग अलग रखना, ठीक है? समझ में आई बात बच्चों? ओके, हाँ सर। अब आगे चलते हैं। 9.118 पूछा था ना अभी तुमने, ये 9.18 था ना ये वाला। इसके बाद कौन सा है बेटे? 9.19। 9.19 क्या है? माइल्ड स्टील वायर ऑफ लेंथ 1 मिलीमीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया इतना, इज स्ट्रेच well within its elastic limit horizontally between two pillars. Mass of 100 gram is suspended from the midpoint of the wire. Calculate the depression at the midpoint. अरे वाह, ये किसी ने ग्रुप पे भी पूछा था शायद, किसी ने भेजा था क्या तुमने से? ओके, किसी और बैच वालों ने भेजा। देखो क्या अच्छा सवाल है ना? अच्छा सवाल है, देखो कैसे करेंगे। किस किस से हो गया? किसी से हुआ? 9.19 किया नहीं? क्यों? अरे करो यार, मैं कम कम तो होमवर्क दे रहा हूं तुमको। देखो 1 मीटर का वायर है ना? क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टली बिटवीन टू पिलर्स उसको हमने रखा हुआ है। अब बोल रहे हैं कि एक 100 ग्राम का मास हमने मिड पॉइंट पे लगा दिया, कितना ये डिप्रेस हो जाए, है ना? डिप्रेस मतलब साइकोलॉजिकली डिप्रेस की बात नहीं कर रहे हैं। 100 ग्राम का मैंने लोड लगाया। देखो क्या अपन बोल सकते हैं कि ये 1 मीटर के कंपैरिजन में तो ये जितना नीचे जाएगा ये बहुत ही कम होगा। मतलब हाफ लेंथ भी अगर मैं 0.5 मीटर 0.5 मीटर भी मानूं तो ये ऐसा 0.5 के कंपैरिजन में तो बहुत कम ही नीचे जाएगा ना, क्योंकि यंग्स मॉडुलस बहुत ज्यादा होता है और आपने 100 ग्राम का लोड लगाया है तो ज्यादा नीचे, मतलब ये जो एंगल बनने वाला है, दिस एंगल इज गोइंग टू बी वेरी स्मॉल है ना? अच्छा, इस वायर की अब लेंथ बढ़कर के क्या हो गई, मतलब मेरे को मैं कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्या लगाऊंगा? कॉन्सेप्ट ये लगाऊंगा कि भाई इस वायर में एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो गया है, एफ, और वो अलोंग द वायर लग रहा है, और ये 100 ग्राम का जो वेट है वो नीचे लग रहा है। हम इस एंगल को थीटा और थीटा मान लें तो ये दोनों एंगल कितने हो जाएंगे? 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा। तो हमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा? एफ कॉस 90 माइनस थीटा, इस फोर्स का ऊपर की तरफ कंपोनेंट और इस वाले फोर्स का भी ऊपर की तरफ कंपोनेंट, तो एफ कॉस 90 माइनस थीटा इंटू 2, ये किसके बराबर आ जाएगा बेटे? डब्ल्यू के। तो क्या लिख सकते हैं हम? 2f साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? कैसे? डब्ल्यू वेट, तो 200 ग्राम, 0.2 इंटू जी बेसिकली, है ना? अब देखो ये फोर्स को कैसे लिखें? यंग्स मॉडुलस के टर्म्स में लिखते हैं। कैसे? y डेल्टा एल बाई एल इक्वल टू एफ बाई ए को भी इधर शिफ्ट कर दें तो फोर्स को ऐसा लिख सकते हैं, है ना? तो क्या आ जाएगा? 2y a डेल्टा एल बाई एल इक्वल टू व्हाट, है ना? अब आपको क्या है, यंग्स मॉडुलस तो पता है, एरिया भी उन्होंने दिया हुआ है, टोटल लेंथ भी पड़ा है, पता है क्या? इक्वल टू, सॉरी, 2 टाइम वाई साइन थीटा
ये किसके बराबर है ना? अब देखो, क्या साइन थीटा को लगभग टेन थीटा ही लिख सकते हैं क्या यहाँ पे? ज्यादा अंतर तो नहीं होगा दोनों? फॉर स्मॉल एंगल भाई बेसिकली जो हाइपोटेनियस है और जो बेस है दोनों लगभग साइन थीटा क्या लिखते हैं आप? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा क्या लिखते हो? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मानो ये 0.5 मीटर है, 0.5 मतलब 50 सेंटीमीटर, और ये है 1 मिलीमीटर। मान लो 1 मिलीमीटर नीचे चला गया, लगभग इतना ही जाएगा, 1-2 मिलीमीटर टाइप। तो ये वाली चीज क्या आ जाएगी? हाइपोटेनियस अंडर रूट ऑफ 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 1 मिलीमीटर का स्क्वायर, तो अप्रोक्सीमेटली 50 सेंटीमीटर ही आ जाएगा फिर में। नहीं तो क्या साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली टेन थीटा लिख सकते हैं? तो क्या इसको मैं अप्रोक्सीमेटली y बाई 0.5 ऐसा लिख सकता हूँ? इसको क्या लिख सकता हूँ? y बाई 0.5। सर साइन थीटा इक्वल टू tan थीटा नहीं समझा। साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा जिसको नहीं समझ रहा भाई, देखो जैसे यार तुमने एक ऐसा ट्राइंगल बना दिया, है ना? ये मान लो इस थीटा के लिए ये साइड है परपेंडिकुलर साइड, ये है बेस, ये है हाइपोटेनियस। थीटा बहुत छोटा एंगल ले रहे हैं अपन, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे आप? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाइपोटेनियस को क्या लिख दूंगा? अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। ओके सर, मतलब हाइट और बेस Now का what I am saying is कि perpendicular is so small that base and hypotenuse are almost equal, सिमिलर। है ना? Almost equal. तो इसलिए इसको approximately P by B ही लिख देते हैं, and P by B is what? tan theta, है ना? अच्छा, अब डेल्टा एल निकालना है। डेल्टा एल क्या है? देखो वायर की लेंथ पहले कितनी थी? 1 मीटर, अब कितनी हो गई है? 1 ही मान लें। अगर 1 मान लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना, डेल्टा एल को 0 लिखना पड़ जाएगा। नहीं वो तो अच्छा नहीं लगेगा, मतलब 0। भाई देखो एक बात ध्यान रखो, अप्रोक्सीमेशन का एक रूल होता है कि आप जिस भी क्वांटिटी को अप्रोक्सीमेट कर रहे हो उसको आप मतलब ऐसा 0 नहीं लिख सकते हो। इफ यू आर राइटिंग इट टू बी इक्वल टू 0 दैट मीन्स यू आर मेकिंग एन एरर ऑफ 100%। नहीं कर रहे, मान लो 0.0005 ही है कुछ, आपने कह दिया साहब ये तो अप्रोक्सीमेटली क्या है? 0। तो कितना परसेंटेज एरर हो गया आपका? 100% हो गया? नहीं हो गया, जितना था वो पूरा ही गायब। आप ऐसे नहीं सोचो कि आपने 0.005 को 0 लिख दिया, आप ऐसे सोचो जितना था पूरा ही उड़ा दिया आप। नहीं भाई मान लो जैसे एक बच्चे के 100 में से 99 नंबर आया और वो किसी टीचर के पास लड़ने चला गया, अरे सर आपने मेरे इस क्वेश्चन में गलत नंबर काट लिए और ये वो, है ना? तो टीचर कहेगा यार ठीक है आंसर थोड़ा ठीक नहीं लगा, 1 नंबर कम मिलेगा तुमको, टू सेटिस्फेक्शन नहीं लिख। तो ठीक है एक बार तब भी लड़ेगा लेकिन वापस आ जाए, चलो ठीक है। मान लो किसी को 1 ही नंबर आया, टीचर कहेगा यार ये भी, और कहेगा अरे नहीं 1 तो दे ही दो यार, ऐसा मत करो। तो उसके लिए क्या है, वो उसके पास है ही उतना, पूरा ही छीन लोगे तुम। तो ऐसा नहीं करना है अपने को, इसको कुछ तो रखते हैं ताकि मतलब कैलकुलेट तो हो पाए भैया, वरना कैसे कैलकुलेट? नहीं वरना वाई कैसे निकलेगा? अब हमारे साथ प्रैक्टिकल समस्या क्या रहती है, वरना वाई कैसे निकलेगा? नहीं
1 by cos थीटा लिखते हैं। हाँ। देखो हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे, मतलब कि है ना, इसमें थोड़ा सा और अप्रोक्सीमेशन अगर अपन करें तो देखो ऐसा है, 2YA/L को अलग लिख लो, डेल्टा एल को क्या लिखेंगे, अभी जो लेंथ हो गई है माइनस जो ओरिजिनल लेंथ थी, अभी लेंथ कितनी हो गई है इसकी। चलो पहले एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके बताता हूं, फिर मैं बताऊंगा अपन ने अप्रोक्सीमेशन कैसे किया। कैसे, अभी जो लेंथ हो गई है वो क्या हो गई है, √ऑफ 0.5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया, और इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 2 से, ये वाली हाइपोटेनियस प्लस ये वाले, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा कितना, क्या 1, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 1, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा एल, और साइन थीटा को क्या लिख दूंगा अप्रोक्सीमेटली, या तो उसको भी एग्जैक्ट लिख दो तुम अभी के लिए, उसको भी ऐसा करो, क्या करो, एग्जैक्ट वैल्यू लिख दो, एग्जैक्ट वैल्यू लिख दोगे तो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा, ये y अपॉन √ऑफ 0.5 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और ये किसके बराबर आ रहा है, w, है ना। अब देखो ये बिल्कुल इसको इसी फॉर्म में अगर हम लेके चलेंगे तो y की वैल्यू कैलकुलेट करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसको इधर अंदर ले आते हैं, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, आ, 2 माइनस 1 अपॉन कितना, √ऑफ 0.5 का स्क्वायर प्लस y का, है ना, and whole of this is getting multiplied by what, and that is equal to, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दे, मतलब कैसे कर रहे हैं, 2YA/L, ये तो लिखा हुआ है 2 माइनस 1 बाई, यहां से 0.5 का स्क्वायर कॉमन ले लो, तो 0.5 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो वह 0.5 बन के बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट में क्या बन जाएगा, 1 प्लस y बाई 0.5 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई y, दैट इज इक्वल टू व्हाट, अब 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, वो 2 बाहर आ जाएगा, उस 2 को और बाहर ले लो, तो 4YA इंटू y/L, ये किसके बराबर आ गया, 1 माइनस, ये जो डिनोमिनेटर में रूट लिखा हुआ है इसको क्या लिख लेते हैं, 1 प्लस y/0.5 का होल स्क्वायर की पावर -1/2, ये किसके बराबर आ रहा है, और ये जो पूरी चीज आ रही है आपके पास, और देखो y 0.5 के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो 1 प्लस x की पावर n लिखा हुआ है ना, ये क्या इसको 1 प्लस nx ऐसा लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, 4YA इंटू स्मॉल y/L इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू कितना, y/0.5 का होल स्क्वायर। सर राइट नहीं, साइड का बोर्ड नहीं दिख रहा। एक मिनट इधर लिखता है, ये हो जाएगा 4YA इंटू स्मॉल y/L, और ये हमारे पास हो जाएगा क्या, 1 माइनस
1/2 इंटू y बाई 0.5 का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट सब। अब देखिए 1 माइनस 1 वो तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा हाफ इंटू y बाई व्हाट y स्क्वायर बाई 0.5 का होल स्क्वायर तो 0 2 इंटू 0.51 और ये इधर जाकर के कितना हो जाएगा 8, है ना। तो y क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास w इंटू एल डिवाइडेड बाई 8y a y क्यूब इतना हो जाएगा। तो y को लिख सकते हैं WL बाई 8y की पावर 1/3। है ना। अब ये वैल्यू पुट करके अपने को इसकी वैल्यू पता लगानी पड़ेगी, है ना। वेट कितना दिया हुआ है 200 ग्राम, कितना 100 ग्राम दिया हुआ है क्या, मतलब 0.1 किलोग्राम, 0.1 इंटू जी, तो ये 1 हो जाएगा। लेंथ भी 1 दी हुई है तो 1/8 और 1/8 की पावर 1/3 तो कितना हो जाता है 1/, फिर है 1 यंग्स मॉडुलस इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या दिया हुआ है अपने को, स्टील दिया हुआ है क्या, तो स्टील का तो क्या लिख देंगे 2 इंटू 10 की पावर 11 और एरिया क्या दिया हुआ है 0.5 इंटू 10 की पावर -2 और इस पूरे की पावर कितना, तो 2 से 0.5 कट गया 10 रेज़ टू दी पावर 11 इंटू 0.9, 10 की पावर 9 की पावर 1/3 मतलब 10 की पावर 3, तो ये कितना आ गया 1/2000, तो 0.55 इंटू 10 की पावर -4 मीटर ऐसा, या 0.5 मिलीमीटर, है ना, 0.5 मिलीमीटर ऐसा। ये बात समझ में आती है बच्चों। सर एरिया सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है। एरिया किसमें दिया हुआ है भैया, सेंटीमीटर स्क्वायर है। ओके, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻⁻4 से, है ना। तो यहाँ पे 10⁻⁻4 और आएगा, तो 11 में से 2 गया तो कितना 9, 9 में से 4 और गया तो कितना आ गया 5। अरे गंदा हो गया। तो कैसा आ जाएगा बच्चों, नौ 5 हो जाएगा, है ना। तो एक ऊपर 10 रख देते हैं, एक नीचे भी, क्या हो जाएगा 1/200, है ना। और 10 की पावर कितना 1 क्यूब रूट ऑफ 10 कितना होगा, बाइनोमियल से भी निकाल सकते 8+2, बेसिकली 2.1 के लगभग ही आएगा ये, नहीं लगभग 2.1 के लगभग। तो क्या आंसर दिया हुआ है इसका देखो भाई,
हाँ मीटर। अच्छा, इसको इसको उन्होंने मतलब क्या लिख दिया, 2.1। हाँ तो ठीक है ना, इसको लगभग 1 लिख दिया, तो ये कितना हो गया? नहीं, सर 1 सेंटीमीटर तो इतना स्मॉल नहीं है जितना हमने assume किया। स्मॉल ही है तो। 0.5 50 सेंटीमीटर है ना यार, 50 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर तो स्मॉल ही है। अरे यार तुम निकालो ना कितना आएगा, देखो ये 50 सेंटीमीटर है, ये 1, अरे परसेंट छोड़ दो, 50 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ 50 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो √2501 आएगा। क्यों छोटा नहीं है ये? छोटा ही तो है। इसको अगर मैं मान लो लगभग 50 लिख देता हूं तो क्या गलत कर रहा हूं? बिल्कुल गलत नहीं कर। क्यों भाई, ज्यादा एरर नहीं है उसमें, समझ रहे हैं? बिल्कुल बढ़िया। और बोलो, ये कौन सा था बच्चों? 19। और बोलिए भाई। सर 20। 20। 20 क्या है? Two strips of metals are riveted together at their ends by 4 rivets. ठीक है, each of diameter 6 mm. What is the maximum tension that can be exerted by the riveted strip if the shearing stress on the rivet is not to exceed इतना? Assume each rivet is to carry 1/4 of the load. हाँ तो ठीक है। क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं हमसे? टेंशन। मान लो हमने टी टेंशन लगा रहा, एक रिवेट 1/4 टेंशन कैरी कर रहा, तो कितना, एक पे कितना लोड आ गया? T/4 है ना, तो T/4 एक पे लोड आ गया, तो हम क्या करेंगे? रिवेट क्या होते हैं? रिवेट मतलब वो जो ज्वाइन कर रहा होता है ना एक, जैसे मान लो क्या है, ये एक रॉड है, ये कोई दूसरा रॉड, और आपने क्या किया, एक छोटा सा एक स्मॉल मेटेलिक पीस, जो कि जैसे रिवेट्स ये होता है, ये जो चीज लगी हुई है ना, देखो या ये जब डोर डोर को जब बनाते हैं तो क्या है, इधर आओ देखो, ये जो चीज लगी हुई, दिस इज लाइक ए रिवेट, ये क्या कर रही है? दो डोर्स को जोड़ रही है ना, ताकि क्या है, कोई मान लो पागल की तरह इसको खींचने लगे तो अलग नहीं हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि बार बार डोर गिर रहा है, पड़ रहा है, मतलब ठीक है ना। तो ये बोल रहे हैं कि जब आप इस पे ऐसे कोई फोर्स लगाते हो तो उस पे कोई शेयरिंग स्ट्रेस लगेगा ना, आप रॉड को खींचने की कोशिश करोगे तो रिवेट पे क्या होगा, उसके एरिया के टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। जैसे बच्चों ये तुम लोगों को दिखा नहीं होगा, ये डोर होते हैं ना, तो क्या होता है, एक फिक्स वॉल है, उस वॉल के साथ अपन क्या करते हैं, ऐसी मेटालिक स्ट्रिप लगाते हैं, तो वो परपेंडिकुलर, तो डोर जो है वो उस रिवेट, उस वॉल से उस मेटालिक स्ट्रिप के थ्रू जुड़ा हुआ हो, है ना। जब भी हम फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, वो जो मेटालिक स्ट्रिप है उस पर टेंजेंशियल स्ट्रेस आएगा। अब ये उन्होंने कहा है कि 4 रिवेट्स लगाई हैं अपन, जैसे यहां पर भी 4 लगी हुई हैं, 2 इधर और 2 ऊपर, ठीक है भाई। एक तो डोर पे चिपका है, एक वॉल पे चिपका। आप ऐसे कैसे चिपका हुआ है, एक डोर पे
इधर आओ, कौन देखना चाहता है? अरे उठ के आओ, आलस मत करो, तुम आ जाओ भाई। देखो, है ना, एक पे स्क्रू डोर पे लगा हुआ होता है, और एक स्क्रू जो है वो उधर, एक जगह पे दो रिवेट्स हैं। तो ऐसी कितनी रिवेट्स हैं? टोटल 4, है ना। तो बोलते हैं मान लो जो भी मैंने फोर्स लगाया वो चारों पे इक्वली डिवाइड हो गया, ऐसा मान लो। क्या हो गया? इक्वली डिवाइड। तो एक पे कितना लोड आया? T/4। T/4 को एरिया से डिवाइड कर देंगे तो क्या पता चल जाएगा? टेंजेंशियल स्ट्रेस। और ये बोल रहे हैं कि ये किससे छोटा होना चाहिए? शेयरिंग स्ट्रेस ऑन द रिवेट इज नॉट टू एक्सीड इतना, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब या तो इसके बराबर हो या इससे कम हो। तो दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू व्हाट? 6.9 इंटू 10⁻⁷ पास्कल। पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो उससे टी की वैल्यू पता चल जाएगी ना अपने। टी शुड बी लेस देन इक्वल टू 6.9 इंटू 10⁻⁷ मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई क्या? एरिया। अब ये बोल रहे हैं कि इसका डायमीटर 6 mm है ना। तो यहां पर वो कैसा है? सिलेंड्रिकल। तो एरिया निकालने के लिए क्या करें? πr² कर दें। 3 मिलीमीटर के रेडियस है, तो 3 मिलीमीटर का रेडियस है, मतलब पाई इंटू 3, 9 इंटू 10⁻⁹ ऐसा करें। नहीं, 3 इंटू 10⁻⁻³ का होल स्क्वायर -6। 3 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर मतलब 9 इंटू 10⁻⁻। तो इससे आ जाएगा। क्यों भाई? देखो पाई को 22/7 लिख लो, अप्रोक्सीमेशन करता है, इसको 7 ही मान लो तक। क्या खड़ जाएगा बेटे? 6 और 10 बचेगा तो 6.9 तो 69 ही होगा। हाँ हाँ हाँ। अरे लेकिन 69 में उतना मजा नहीं है। फिर वो 69 को मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर तो क्या है आपको? 36 इंटू 22। नहीं, और बोलिए बच्चों, और क्या डाउट? 21 तो हो जाएगा। हो गया? ओके, अब आगे पढ़ते हैं बच्चों। अभी कुछ समय बचा है क्या अपने पास? आधा अरे वाह, घंटा। अभी तो बहुत टाइम है। पिछली क्लास में हम लोग ने कहाँ तक पढ़ा था आज सुबह? सर वो कैलोरी कैलोरीमेट्री वाला पार्ट पढ़ रहे थे, है ना। हम्म। टीम और पानी मिक्स किया था। एक मिनट रुक जाओ। अच्छा, इसमें बच्चों देखो क्या है, एक चीज और आपकी किताब में समझाया हुआ है, विच इज ट्रिपल पॉइंट, है ना। ट्रिपल पॉइंट बुक एनसीईआरटी वाली बुक की बात मैं कर रहा हूँ, है ना। ट्रिपल पॉइंट का क्या कॉन्सेप्ट होता है वो मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। अच्छा देखो भाई, क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होता है वो प्रेशर पे डिपेंड करता है ना। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर। जो लोग अपनी बुक लाए हैं वो पेज नंबर 287 पे देख सकते हैं। लुक एट पेज नंबर 287। तो उन्होंने ब्लू बॉक्स जो बना हुआ है उसमें एक कर्व बनाया हुआ है, ट्रिपल पॉइंट को समझाया हुआ है ना। ठीक है। अब देखो ये ग्राफ का क्या मतलब है वो समझो आप लोग।
अच्छा, केमिस्ट्री में अभी तुम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है क्या? तो देखो, जैसे मान लो आपने कोई एक इक्विलिब्रियम कंसिडर किया, H2O liquid is in equilibrium with what? H2O gas, है ना? H2O liquid is in equilibrium with H2O. अच्छा, अगर मान लो मैं प्रेशर बढ़ाऊं, एक कंटेनर है H2O लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद H2O गैस, कुछ मॉलिक्यूल जो है वो वेपराइज होकर के वेपर स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। अगर हम प्रेशर बढ़ाएं तो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा? पीछे की, गैस की साइड नहीं यार, लिक्विड की साइड। प्रेशर कम करेंगे तो, और प्रेशर बढ़ाएंगे तो ली शैटलियर्स प्रिंसिपल के अनुसार इस तरह से शिफ्ट होगा। तो अब क्या है देखो, अच्छा अगर हमें बॉइलिंग की बात अपन कर रहे हैं तो हम तो क्या चाहेंगे कि लिक्विड जो है वो ज्यादा से ज्यादा किधर शिफ्ट हो। एक तो टेम्परेचर बढ़ा करके तो आप इसको अचीव करते ही हो। अगर मान लो मैं प्रेशर को बढ़ा दूं तो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट होना मुश्किल हो जाएगा कि आसान हो जाएगा? इफ आई इंक्रीज द प्रेशर, सर मुश्किल होगा लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना, मतलब मुश्किल होगा, मतलब और हायर टेम्परेचर पे। अगर मान लो जैसे हमें ये पता है कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखने पर, नॉर्मल एटमॉस्फेयर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखने पर 100 डिग्री पे पानी बॉयल होने लग जाता है ना? इसका मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जब प्रेशर में बढ़ा दूंगा तो वो ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी पानी को बॉयल करने? क्यों? अब देखो ये ग्राफ आप देखो, इसमें जो तीसरे नंबर की लाइन बना रखी है, मतलब ओसी वाली लाइन देखो, लुक एट द लाइन ओसी। दिख रही है? ए वाले ग्राफ, सर कौन सा पेज? पेज नंबर 287। है ना? देखो ये ग्राफ क्या बता रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ग्राफ है, देखो ध्यान से समझो इसको। ये जो लाइन बता रही है ना, इस लाइन के ऊपर है लिक्विड स्टेट और इस लाइन के नीचे है क्या? वेपर, है ना? ये लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम की लाइन है ना? इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने मान लो यहां पर कोई पॉइंट ली तो कुछ वैल्यू आपको टेम्परेचर की मिलेगी, कुछ वैल्यू आपको प्रेशर की मिलेगी, है ना? मतलब इनके कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं इसी प्रेशर पे प्रेशर को इतना ही रखूं और टेम्परेचर को बढ़ा दूं तो सब्सटेंस मेरा किस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर स्टेट में। इसका मतलब ये टेम्परेचर एक तरह का मेल्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा, है ना? नाउ इफ यू इंक्रीज द प्रेशर, क्या होता है? वो आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ा दोगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए, समझ रहे? तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये बात आप लिख सकते हो क्या? बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल प्रेशर। If external pressure is increased, boiling point also increases. Boiling occurs at higher temperature. Boiling occurs at higher temperature. ये जो CO है, CO को वेपोराइजेशन कर, if external pressure is increased, boiling point also
इंक्रीजेस, है ना। ये पॉइंट है O, ये वाला पॉइंट है C। ये CO जो है इसको क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन कर्व। ये वेपोराइजेशन कर्व आपको क्या बताता है, ये बॉइलिंग पॉइंट ही बता रहा है। मतलब आप ऐसे ऐसे समझो, जैसे लेट्स से आपने इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे हो, मतलब इस कंडीशन ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर पर लिक्विड एंड वेपर कैन को एग्जिस्ट, दे कैन, वो लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है और वेपर स्टेट में भी हो सकता है। अगर मैं प्रेशर सेम रख के टेम्परेचर कम कर दूंगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा लिक्विड स्टेट, मतलब कंडेंसेशन हो गया। और प्रेशर को सेम रख करके टेम्परेचर बढ़ा दिया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर स्टेट में, है ना। ये बात समझना आपको, उसको वेपर स्टेट में ही एग्जिस्ट करना पड़ेगा। मतलब जैसे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो वाटर के लिए ये टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर अगर टेम्परेचर एग्जैक्टली 100 डिग्री सेल्सियस है तो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और वेपर फॉर्म में भी हो सकता है। और अगर मैंने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे टेम्परेचर को 100 से ज्यादा कर दिया किसी तरह से तो वो वेपर स्टेट में ही होगा। और अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे टेम्परेचर को 100 से कम कर दिया तो पूरा का पूरा किस स्टेट में पहुंच जाएगा, लिक्विड स्टेट में पहुंच जाएगा। ये क्या बता रहा है, ये वेपराइजेशन। इससे हमें ये चीज और पता चलती है कि अगर आप प्रेशर बढ़ा दोगे तो यही पॉइंट टेम्परेचर के हिसाब से आगे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब बॉइलिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो आगे शिफ्ट हो। हाँ बोलो। 101 डिग्री पे अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो उसको वेपर स्टेट में ही एग्जिस्ट करना पड़ेगा। 101 क्या 100.1 पे भी वेपर, हमने पढ़ा था ना कि आप बॉइलिंग पे क्या होता है, टेम्परेचर जब तक पूरा का पूरा पानी वेपर स्टेट में नहीं कन्वर्ट हो जाता आप हीट सप्लाई करोगे तो टेम्परेचर 100 ही बना रहता है। और टेम्परेचर बढ़ना तभी स्टार्ट होगा जब पूरा का पूरा लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, एज प्रेशर इंक्रीजेस टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीज। एज प्रेशर इंक्रीजेस टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीज। फिर उसी तरह से एक कर्व होता है क्या हमारा, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। सॉलिड और इधर है क्या, देखो 3 रीजन है। ये वाला रीजन पूरा लेफ्ट वाला, ये वाला क्या है, सॉलिड। ये वाला एरिया ये क्या बता रहा है, ऑब्जेक्ट सॉलिड स्टेट में। ये वाला एरिया क्या बता रहा है, और ये वाला पूरा एरिया यहां तक ये पूरा क्या बता रहा है, ठीक है। तो सॉलिड और लिक्विड का इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे आता है, सॉलिड और लिक्विड का OA, है ना। इसको OA लाइन को बोलते हैं फ्यूजन कर्व। ठीक है। ये क्या बताता है, जैसे मान लो इस पर्टिकुलर प्रेशर पे ये वाला प्रेशर था तो इस टेम्परेचर के आगे अगर अपन जाएंगे, प्रेशर को इतना रखा टेम्परेचर को ज्यादा कर दिया तो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड स्टेट। लेकिन यही चीज अगर आप हायर प्रेशर पे अचीव करना चाहोगे तो द सेम थिंग कैन बी अचीव्ड एट लोअर टेम्परेचर। प्रेशर बढ़ा दोगे तो कम टेम्परेचर पे ही आइस मेल्ट हो जाएगी, फिर आपको 0 डिग्री पे भी ले जाने की जरूरत है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, एज प्रेशर इंक्रीजेस
टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट decreases. हाँ, वो कोई बोलता है ट्रिपल पॉइंट। ओ पे आ रहे हैं, ठीक है, सीधे ओ पे मत पहुंच रहा, तुम तो पूरा मजाक खत्म कर दो। ओ ही तो पढ़ रहे हैं अपन, पढ़ना यही वाला पॉइंट है। फिर उसी तरह से ये जो बीओ है, बीओ को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन कर्व। बीओ को क्या बोलते हैं बच्चों? सब्लिमेशन कर्व। सॉलिड से सीधा किस स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है? वेपर। आइस इज इन इक्विलिब्रियम विद H2O वेपर्स, H2O गैस। H2O solid is in equilibrium with सीधा क्या? H2O gas. It can be achieved by keeping appropriate combination of pressure and temperature, है ना? लो प्रेशर्स पे ऐसा अचीव किया जा सकता है कि क्या हो? H2O गैस सीधा किसके इक्विलिब्रियम में आ जाए? H2O गैस। लो प्रेशर कर दिया ना, प्रेशर बहुत लो मेंटेन किया हुआ है, तो गैस के भी कुछ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? वेपर में कन्वर्ट, है ना? और यहां पर भी क्या है? सब्लिमेशन पॉइंट अपन डिफाइन कर सकते, मतलब जैसे प्रेशर को हमने इतना रखा, ये टेम्परेचर रखा, तो इस टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर करूंगा तो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीधे वेपर। अगर प्रेशर बढ़ा देता हूं तो फिर ज्यादा टेम्परेचर पे ये सब्लिमेशन अचीव मेरा, तो एज प्रेशर इंक्रीजेस सब्लिमेशन टेम्परेचर इंक्रीजेस। As pressure increases, sublimation temperature increases. किसी भी सब्सटेंस के लिए एक ऐसा प्रेशर और टेम्परेचर की यूनिक कंडीशन आती है, प्रेशर और टेम्परेचर की एक यूनिक कंडीशन आती है जहां पर कि वो तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा बाय स्लाइटली वेरिंग वन ऑफ द कंडीशंस। कैसे? आप ऐसे समझिए कि जैसे आप ट्रिपल पॉइंट पर, है ना, तीनों स्टेट में से किसी में भी वो एग्जिस्ट कर सकता है। आपने क्या किया? टेम्परेचर को सेम रखा और प्रेशर को थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड। टेम्परेचर को प्रेशर को सेम रखा, टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा दिया, वेपर। प्रेशर को सेम रखा, टेम्परेचर को थोड़ा सा कम कर दिया, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मतलब जरा सा हल्का सा आप कम कर दो तो वो तीनों फॉर्म में कंडीशन ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज करके वो किसी भी एक फॉर्म में लाया जा सकता है। ऐसे कंडीशन ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर को क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रिपल पॉइंट, है ना? वाटर के लिए ट्रिपल पॉइंट कितना होता है? 273.16 केल्विन एंड 1.611 इंटू 10⁻³ पास।
वाटर का ट्रिपल पॉइंट ये होता है 273.16 केल्विन, मतलब ऑलमोस्ट 0 डिग्री सेल्सियस, 0.16 डिग्री सेल्सियस। और प्रेशर लेकिन बहुत लो है ना, बहुत लो प्रेशर है, ऑलमोस्ट वैक्यूम जैसी कंडीशन क्रिएट है। भाई 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1.01 इंटू 10⁻⁵ और ये क्या है 6 इंटू 10⁻⁻3, मतलब अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना। सब्लिमेशन के लिए इससे भी नीचे जाएगा। सब्लिमेशन के लिए यस, इससे भी कम। सब्लिमेशन के लिए प्रेशर क्या होगा? इससे भी कम। मैंने कहा सब्लिमेशन बहुत लो प्रेशर्स पे होता है, सॉलिड से सीधा गैसियस स्टेट में आपको अगर पहुंचाना है तो वो बहुत ही लो प्रेशर पे होगा। नहीं, बात ये नहीं बेटा इक्वल अमाउंट्स में, बात क्या है, जैसे मैं तुमसे यही इसके लिए पूछूं, मेल्टिंग कोई मान लो आपसे कहें कि पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री है, तो क्या वो पूरा आइस में है या पूरा वाटर में है? इसका कोई आंसर नहीं है, दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है ना। हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि अगर मान लो वो पूरा वाटर की फॉर्म में है 0 डिग्री पे, पूरा वाटर भी हो सकता है, पूरा आइस भी हो सकता है, सॉलिड। आधा वाटर आधा आइस भी हो सकता है, 90% वाटर 10% आइस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, अगर कुछ आइस प्रेजेंट है तो अगर हम पहले उसको हीट सप्लाई करेंगे तो पहले आइस कन्वर्ट होगी वाटर में, फिर उसका टेम्परेचर बढ़े, है ना। उसी तरह से ट्रिपल पॉइंट पे भी क्या है, वो तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता किसी भी प्रपोर्शन में। यू कैन कीप इट इन एनी प्रपोर्शन, सॉलिड भी, लिक्विड भी, और समझ में आएगा। अच्छा, तो ये बात हुई किसकी? ट्रिपल पॉइंट की। अब हमारा कैलोरीमेट्री वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे क्या? हीट ट्रांसफर, है ना। हीट ट्रांसफर देखिए, देखो अभी तक हमने हीट की हमने डेफिनेशन पढ़ी, हीट क्या होती है ना। हीट के इफेक्ट पढ़े, हीट करने से क्या होता है, क्या होता है? थर्मल एक्सपेंशन होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, फेज चेंज होता है ना। ये सारी बातें हमने पढ़ी हैं। अब इस पार्ट ऑफ चैप्टर में, अगले पार्ट ऑफ चैप्टर में जो हीट ट्रांसफर है, उसमें हम ये पढ़ेंगे कि हीट ट्रांसफर के मैकेनिज्म्स क्या क्या होते हैं, और हर एक मैकेनिज्म की में क्या आपकी रिक्वायरमेंट होती है, कितना टाइम लगता है। बेसिकली मैकेनिज्म से हमें क्या समझ में आता है कि हीट को फ्लो होने में, एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक फ्लो होने में कितना टाइम लगता है। अभी तक हम इस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। भाई आपने आपने क्वेश्चन किया कि बताओ इतने 80 डिग्री सेल्सियस का कॉपर ब्लॉक को हमने पानी में डाल दिया, बताओ फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा। वो अपन ने निकाल लिया, कॉपर ने जितना हीट दिया पानी ने उतना हीट दिया, फाइनल टेम्परेचर निकाल। कितने टाइम बाद वो फाइनल टेम्परेचर होगा, इसके बारे में अभी तक हमने कोई कैलकुलेशन नहीं करी, है ना। मतलब रेट ऑफ हीट फ्लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है, ये अब हम पढ़ने वाले हैं। वो हीट ट्रांसफर का मैकेनिज्म क्या है उस पर डिपेंड करता है। 3 मैकेनिज्म हीट ट्रांसफर के होते हैं। ये रब कर दे बच्चों अब इसको। हीट ट्रांसफर के 3 मैकेनिज्म्स होते हैं। लाइट जला देते हैं, देखना। ये दिख रहा है ना ये वाला?
हीट ट्रांसफर के मैकेनिज्म, 3 मैकेनिज्म्स होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, कंडक्शन। है ना। फॉर कंडक्शन, फॉर हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन, an appropriate medium is required। मतलब कंडक्टिंग मीडियम की जरूरत होती है ना। इसमें होता क्या है, इस मैकेनिज्म में होता क्या है, देखो मान लो हम कोई आयरन की रॉड लिए हम, और उसके एक एंड को मैंने क्या किया, आई पुट इट इन कॉन्टैक्ट विथ सम फ्लेम, किसी बर्नर पे रख दिया, और यहां से किसी आदमी ने क्या किया है, उसको ऐसे पकड़ा हुआ। तो शुरू में तो नहीं, लेकिन थोड़ी देर में उसको गर्म फील होने लग जाएगा, है ना। और उसी आयरन रॉड की जगह अगर ये कुछ वुडन रॉड होती, मतलब ऐसा मतलब कि लकड़ी जली जाएगी सर होता, और कोई और मटेरियल है जैसे ग्लास, या जो कुकिंग यूटेंसिल्स में यूज होता है, गीली लकड़ी नहीं जलेगी, बिल्कुल सही बात है। बैकेलाइट, बैकेलाइट मटेरियल के बारे में पढ़ा होगा ना तुमने। तो वो क्या होता है, देर से गर्म होता है ना, उतनी देर में हमारा काम हो गया नहीं। तो क्या है, देखो ये हाई फ्लेम का टेम्परेचर ज्यादा है, आयरन रॉड का टेम्परेचर मान लो शुरू में पूरी रॉड जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे रही होगी, फ्लेम का टेम्परेचर मान लो कुछ है 300 डिग्री सेल्सियस टाइप का टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर हीट का फ्लो होगा, यहां पर भी बेसिकली कंडक्शन ही इन्वॉल्व होता है। अब क्या है, जैसे ये एंड का टेम्परेचर बढ़ा, तो यहाँ का जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ना, यहाँ पे जो इसके एटम्स हैं या जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी थर्मल एनर्जी, और उनकी थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, वो अपनी जगह पर ज्यादा वाइब्रेट करने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा उछल कूद करने लगेंगे। तो वो, और इसके जो नेबरिंग एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका तो टेम्परेचर अभी कम है, तो ये इधर वाले इलेक्ट्रॉन्स, हाई टेम्परेचर एंड वाले इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा स्पीड जो उनकी हो गई, उस स्पीड से नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स को टकराएंगे, और टकरा करके उनको एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, और वो ट्रांसफर करके वापस अपनी जगह पे आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई इलेक्ट्रॉन करंट डेवलप होने लग गया कि यहां से वहां करंट फ्लो कर, लगातार इलेक्ट्रॉन जाते जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कि इधर के आयरन के एटम उठ करके उधर चले गए, उधर वाले इधर आ, ऐसा कुछ नहीं होता। बस क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स का वाइब्रेशन की एनर्जी बढ़ती है, और वो बढ़ी हुई एनर्जी से ऑसिलेट करते हैं, नेबरिंग एटम से टकराते हैं, एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं, और वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए। तो ओनली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी
takes place by collisions. Collisions के थ्रू एनर्जी का ट्रांसफर, only transfer of energy takes place by, जब मैं बोल रहा हूं ओनली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस से मेरा मतलब क्या है? नो ट्रांसफर ऑफ मास टेक्स प्लेस, मास डज नॉट गेट ट्रांसफर. मास ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ क्या ट्रांसफर होता है? एनर्जी. मतलब अगर हमारे पास मान लो कोई ऐसा मैकेनिज्म होता कि जिसके की थ्रू मैं क्या कर पाता, इलेक्ट्रॉन के अलग अलग कलर कर पाता और उनको देख पाता. यहाँ पर मान लो येलो इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर ग्रीन, यहाँ पर ब्लू, यहाँ पर रेड. तो येलो वाले लेफ्ट में ही रहेंगे, रेड ब्लू वाले ब्लू, ग्रीन वाले ग्रीन, रेड वाले रेड वाली जगह पे ही रहेंगे. बस क्या होगा, सबसे पहले इधर वाले इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेशन की एनर्जी बढ़ेगी, फिर वो इधर वाले से टकराएंगे, फिर इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, फिर इनकी बढ़ जाएगी, फिर धीरे धीरे क्या होगा, पूरी रॉड की एनर्जी बढ़ जाएगी, पूरी रॉड का टेम्परेचर. लेकिन क्या होगा, उसमें कुछ टाइम लगेगा. देखो अब जिस मटेरियल के इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा फ्री हैं टू वाइब्रेट और जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, वो ज्यादा जल्दी एनर्जी का ट्रांसफर हो जाएगा ना उसमें. जिसमें उतने इलेक्ट्रॉन्स फ्री अवेलेबल नहीं है, उसमें हीट ट्रांसफर होने में एक जगह से दूसरी जगह क्या होगा, टाइम. तो जनरली मेटल्स में कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसलिए मेटलिक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कंडक्शन का रेट अच्छा होगा थ्रू व्हाट, मेटल्स. नॉन मेटल्स के थ्रू कंडक्शन का रेट कम होगा, है ना. मेटल्स आर बेटर कंडक्टर्स देन नॉन मेटल्स. अब देखो, हम एक कॉन्सेप्ट डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं क्या, स्टेडी फ्लो ऑफ या स्टेडी स्टेट हीट फ्लो. स्टेडी स्टेट हीट, ये क्या होता है बेटा? देखो हमने क्या किया, ये आयरन रॉड है या कोई भी मेटालिक रॉड है, उसके एक एंड को तो मैंने क्या किया, बॉइलिंग वाटर के कांटेक्ट में रख दिया, या स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, बिग स्टीम चेम्बर है ये. एक मिनट, यहाँ पे लिखते हैं, ये रॉड है, एक एंड को मैंने किसके कांटेक्ट में रख दिया, बिग स्टीम चेम्बर, और 100 डिग्री सेल्सियस, है ना. और दूसरे एंड को किसके कांटेक्ट में रख दिया, आइस चेम्बर एट 0 डिग्री. मतलब इसका क्या फायदा है, जब तक पूरी स्टीम पानी में कन्वर्ट नहीं हो जाती तब तक उसका टेम्परेचर 100 डिग्री बना रहेगा.
और जब तक पूरा आइस मेल्ट नहीं हो जाता तब तक उसका टेम्परेचर कितना बना रहेगा, 0 डिग्री। और दोनों बहुत बड़े बड़े हैं, खूब बड़े बड़े वॉल्यूम है, ढेर सारी स्टीम है, ढेर सारी आइस। इसका मतलब क्या है, ये वाला एंड का टेम्परेचर 100 डिग्री हो जाएगा और इस वाले एंड का टेम्परेचर 0 डिग्री हो जाएगा। क्या स्टीम से हीट आइस को मिलेगी क्या? हीट फ्लो इस डायरेक्शन में होगा, फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, लेकिन वो हीट फ्लो थ्रू द रॉड होगा। हीट फ्लो किसके थ्रू होगा? थ्रू द रॉड। तो क्या होगा बच्चों के कुछ ट्रांजिएंट टाइम रहेगा, लेकिन वो ट्रांजिएंट टाइम के बाद इस रॉड में एक टेम्परेचर की प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि ये 100 पे है तो ये मतलब 100 ही 100 चला जा रहा है और अचानक से 0 हो गया, ऐसा होगा क्या? कोर्स ऐसा नहीं। 100 है, फिर इसके आगे वाले का कुछ टेम्परेचर 90, 80, 70, 60, 50 ऐसे करते करते क्या होगा, 0 तक, है ना। और जिस जगह का जो टेम्परेचर है ना, वो टेम्परेचर फिर क्या हो जाएगा, इट विल बी मेंटेन, वो मेंटेन रहे। जैसे लेफ्ट हैंड का टेम्परेचर 100 डिग्री है, राइट हैंड का 0 डिग्री बना रहेगा ना, उसी तरह से रॉड के हर एक क्रॉस सेक्शन का एक सर्टेन टेम्परेचर कांस्टेंट अचीव हो जाएगा और रॉड से लगातार हीट फ्लो होती रहेगी। और थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस रॉड, अलग अलग जगह पर रॉड का क्रॉस सेक्शंस में कंसिडर करूं तो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड rate of heat flow will be equal through any cross section of the rod in steady state। in दो तरह का हीट फ्लो की रेट होती है, एक तो होती है ट्रांजिएंट स्टेट, जबकि क्या है, ये टेम्परेचर प्रोफाइल अभी क्रिएट नहीं हुई है। मान लो पूरी रॉड 20 डिग्री सेल्सियस पे थी, आपने एक एंड को 100 पे कांटेक्ट में रख दिया, एक एंड को 0 पे, तो बीच का टेम्परेचर तो शुरू में 20 ही रहेगा ना। 100 वाले के आसपास का टेम्परेचर बढ़ेगा, इधर 0 वाले के आसपास का टेम्परेचर कम होगा, तो बीच वाला तो 20 पे ही रहेगा। तो क्या है, इधर से हीट फ्लो हो रही है और उधर से हीट फ्लो रॉड से आइस पे जा रही है, बीच में हीट फ्लो नहीं हो रही है। फिर यहाँ वाले पार्ट का टेम्परेचर बढ़ा, इधर का 20 रह गया, तो फिर यहाँ से यहाँ भी थोड़ा हीट फ्लो होना चालू हुआ धीरे। वो तो उस स्टेट में क्या होता है, किसी क्रॉस सेक्शन के थ्रू हीट का फ्लो हो रहा है, किसी क्रॉस सेक्शन के थ्रू हीट का फ्लो नहीं हो रहा। तो ऐसे समय पर हम हीट फ्लो को क्या बोलते हैं, ये ट्रांजिएंट स्टेट चल रही है, उस तरह की हीट फ्लो की को क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट स्टेट। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होगा, एक टेम्परेचर प्रोफाइल पूरी रॉड में क्रिएट हो जाएगी, या हम कहेंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट पूरी रॉड में क्रिएट हो जाएगा। क्या क्रिएट हो जाएगा, अ टेम्परेचर ग्रेडियंट विल बी क्रिएटेड इन द एंटायर रॉड। और क्या होगा, हर क्रॉस सेक्शन से सेम अमाउंट ऑफ हीट पर सेकेंड फ्लो है ना, सेम अमाउंट ऑफ हीट flows through all cross sections of rock। और वो सेम अमाउंट ऑफ हीट फ्लो होने के लिए वो सेम अमाउंट ऑफ हीट पर सेकेंड फ्लो होने के लिए क्या होना चाहिए, हर क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट और राइट में कुछ टेम्परेचर में डिफरेंस होना चाहिए। क्योंकि हीट तो तभी फ्लो होगी जब एक तरफ हाई टेम्परेचर है, दूसरी तरफ, आप बोल रहे हो कि इस वाले क्रॉस सेक्शन से हीट फ्लो हो रही है, इसका मतलब यहाँ टेम्परेचर कुछ T है तो यहाँ पर T माइनस dt हो जाना, आगे जाकर के कुछ T डैश है तो फिर थोड़ा सा और आगे जाकर के क्या हो जाना चाहिए, T डैश माइनस, है ना। ऐसा
हर जगह पर क्या होना चाहिए, जैसे जैसे आप dx 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 डिस्टेंस जा रहे हो तो टेम्परेचर भी क्या होते जाना चाहिए, कम होते जाना। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? तो ये स्टेडी स्टेट की बात है। फिर इसका क्या फॉर्मूला वगैरह होता है ये अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, है ना। अगली क्लास के लिए आपका होमवर्क क्या रहेगा बच्चों, ये जो हमारा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाला जो सेक्शन है उसमें आपको कहां तक करना है, 11.1 4 11.14 तक करो, ठीक है, तक। ऐसा नहीं कि सिर्फ 11.14 ही करना है, ठीक है।